गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कल मैंने आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत किया था जिसमें जो सूचना दी गई थी सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों को शासनादेश था परीक्षाओं से संबंधित। और आप इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि अब परीक्षाओं का समय अधिक शेष नहीं है, हमारे पास कम ही है। और कोविड-19 का समय ऐसा चल रहा है कि जो है बच्चे संस्थान तक, कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस समय चूँकि क्लासें भी नहीं लग रही हैं और कुछ बच्चे भी असमंजस में हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से पढ़ाई हो, शिक्षक भी नहीं उन तक पहुंच पा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना ये प्रयास कर रही हूँ कि आपकी मैं कुछ मदद कर सकूँ इस परिप्रेक्ष्य में, ताकि आपका मार्गदर्शन कर सकूँ और आप पेपर अच्छी तरह दे सकें और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इसी क्रम में मैं आज आरंभ करने जा रही हूँ बुंदेली काव्यधारा, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का फर्स्ट पेपर है। बच्चों, आप लोगों को ये भली भांति जानते होंगे कि इस बार का जो परीक्षा पैटर्न है कोविड के कारण जो बनाया गया है, उसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पेपरों को मिला करके एक पेपर तैयार किया जाएगा। यानी प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र, तीनों को मिला के एक प्रश्न पत्र होगा जो 2 घंटे का होगा और उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए ये भी आवश्यक है कि थ्योरी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये समय नहीं होता तो दीर्घकालिक प्रश्न उत्तर होते। तो मैं आज आपके सामने बुंदेली काव्यधारा में जो उसकी वो लेके आ रही हूँ थ्योरी, ताकि आपको पूरी परंपरा का ज्ञान हो जाए। तो मैं आपको बुंदेली काव्यधारा उसकी परंपरा के अंतर्गत आपको ये प्रकाश डाल रही हूँ कि बुंदेलखंड। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड किसे कहते हैं? बुंदेलखंड का जो भूभाग है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जो है कि जो भूभाग की बीच की जो भूभाग है उसको मिला करके बुंदेलखंड बनाया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाओं में ही आता है। एक पर्टिकुलर किसी राज्य का नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जिले आते हैं। और इसका हम सामान्य परिचय सबसे पहले जानेंगे कि बुंदेलखंड क्या है। इससे हम परिचित कराते हैं आपको। भारत का हृदय कहे जाने वाला क्षेत्र बुंदेलखंड है। यानी जो भारत देश है, हमारा राष्ट्र है, हृदय कहाँ रहता है बच्चों? बीच में रहता है। तो हृदय यदि ना हो, व्यक्ति के शरीर में हृदय काम न करे तो उसकी मृत्यु हो जाती है ना। इसी प्रकार से जो बुंदेलखंड है वो हमारा ऐसा राष्ट्र का भूभाग है जो सभी को एक तरीके से सभी की जान उसमें है बुंदेलखंड में। तो हृदय स्थल ही कहा गया है बुंदेलखंड को। ये इसमें हृदय स्थली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, महाकवि केशवदास, लाल कवि, राष्ट्र कवि जो हमारे विश्वविख्यात हैं मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, और लोक कवि ईश्वरी, आला, उदल इत्यादि जितने भी हुए हैं वो यहीं बुंदेलखंडी की धरा पर अवतरित हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की उस कर्मस्थली पर स्थित है जिसमें वीरांगना, विश्व स्तर की वीरांगना, विश्व में अगर आप कहीं भी जाएं और आप कहें भारत से आए हैं तो लोग नहीं समझ पाए। अगर आप कहेंगे झांसी से आए हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि झांसी बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। यानी महारानी लक्ष्मीबाई भी की यहाँ पर कर्म स्थली रही है। बुंदेलखंड विंध्य पर्वत श्रृंखला से चारों तरफ से घिरा हुआ है और प्राचीन काल में जो है बुंदेलखंड को आप जानते हैं किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बुंदेलखंड को चेदी के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध के समय, जब महात्मा बुद्ध जी थे, तब उस समय क्या था, जो 16 जनपद थे
उन 16 जनपदों में एक जनपद चेदी हुआ करता था। उस चेदी की गणना इन जनपदों में की जाती थी। फिर हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में जब आए तो इंद्र और अग्नि की जो पूजा का क्षेत्र था, इंद्र और अग्नि जो पूजा करते थे जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र भी हमारा बुंदेलखंड ही था। इसी प्रकार से अगर हम बुंदेलखंड के विषय में महाभारत काल की बात करें तो चेदी राजा शिशुपाल जो था वो अत्यधिक प्रसिद्ध था। उनकी प्रसिद्धि प्राप्त थी बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में एक विशेष और बात थी कि बुंदेलखंड को एक दूसरे नाम से भी अभिहित किया गया, जो दर्शान नाम से जाना गया। दर्शान का अर्थ होता है 10 नदियाँ, यानी यह क्षेत्र 10 नदियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसके पश्चात ये जो भूभाग है बुंदेलखंड खंड का, चेदी दर्शान के अतिरिक्त इसे जुझौती, जैजाक भुक्ती, जाजहोती आदि नामों से जाना गया। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड को हम चंदेलों के राज्य से भी जानते हैं। कहने का तात्पर्य है बुंदेलखंड में चंदेलों का राज्य था। जैजाक भुक्ती में चंदेलों का राज्य था। चंदेल वंश की स्थापना हुई थी 9वीं शताब्दी में। नन्नुक जो बुंदेलखंड के थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उस समय जब नन्नुक रहते थे तो उन्होंने इनकी जो राजधानी है बुंदेलखंड की, वो खजुराहो बनाई हुई थी। नन्नुक के पुत्र का जो बेटा है वो पौत्र कहलाता है। उसका नाम था जय शक्ति, यानी जैजा, और विजय शक्ति 2 थे। इनके नाम पर ही इस प्रदेश का नाम जैजाक भुक्ती पड़ा। जिझौती, जुझौती, जाजाहोती आदि नाम जैजाक भुक्ती के ही रूप हैं। डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव हैं, उन्होंने बुंदेलखंड के ऊपर रिसर्च की, अपना शोध प्रबंध बनाया और उस शोध प्रबंध में बुंदेलखंड के रासो काव्य में स्वीकार किया कि इस प्रदेश का बुंदेलखंड नामकरण अपेक्षाकृत आधुनिक है। निश्चित रूप से यह नाम बुंदेलों की सत्ता स्थापित करने के बाद पड़ा, यानी जो आधुनिक नाम बुंदेलखंड है, बुंदेलों की सत्ता जब यहाँ स्थापित हो गई तो ये बिंदहेल, चूँकि बिंदहेल की पहाड़ियों के आसपास से ये पूरा घिरा हुआ था, तो बिंदहेल का बिगड़ा हुआ रूप, यानी बिगड़ा हुआ नाम बुंदेलखंड कहलाया। इसके अतिरिक्त इसके विषय में ये भी कहा जाता है कि विंध्यवासिनी देवी की आराधना करने वाले जो गहरवार क्षत्रिय थे, वो पंचम ने भी विंध्य श्रेणियों से घिरे हुए इस प्रदेश को विंध्येला की उपाधि धारण की। विंध्येला जो आगे चलकर बुंदेला के नाम से अभिहित हुआ, और विंध्येला शब्द से ही बुंदेला नाम प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार से वह क्षेत्र जहाँ बुंदेलों का शासन रहा, वह क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाया। ये 2 बातें हो गई आपकी कि पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था तब से लेकर के, और आधुनिक नाम जो बुंदेलखंड का है, तो बुंदेलखंड का आधुनिक नाम बुंदेलखंड क्यों पड़ा। इसी परिप्रेक्ष्य में हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका ख्याति प्राप्त है, विश्व ख्याति प्राप्त है, जिनकी वजह से आज झांसी की रानी का नाम पूरे विश्व में अत्यधिक और अधिकाधिक शौर्य गाथाओं के रूप में जो गाया जाता है, बोला जाता है, उनकी कहानी की, उनके जीवन के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। जो झांसी की रानी लिखने वाले हैं डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, उन्होंने जो अपनी प्रसिद्ध उपन्यास लिखी गढ़कुंडार, उस गढ़कुंडार में भी इन्होंने बुंदेलखंड का उल्लेख किया। गढ़कुंडार में बुंदेलखंड का उल्लेख करते हुए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पहले यहाँ गोंडों का राज था। पहले यहाँ गोंडों का राज था, परंतु उनके मंडलेश्वर या सम्राट पाटलिपुत्र और पश्चात प्रयाग के मौर्य हुए, यानी प्रयाग के बाद मौर्य हुए, और जब मौर्य क्षीण हो गए तब परिहारों का राज हुआ, परंतु उनकी राजधानी मऊ सहानिया थी, जो नौगांव छावनी से पूर्व में लगभग 3 मील दूर है। मऊ का नाम तो आप सभी जानते होंगे, सुना होगा। फिर इसके बाद वो 8वीं शताब्दी के लगभग चंदेलों का उदय खजुराहो और मानियागढ़ के निकट हुआ।
इस प्रकार से वो 8वीं शताब्दी के लगभग मानते हैं कि जुझोतियों ने यहाँ पर आश्चर्यपूर्ण गौरव प्राप्त किया। बुंदेलों ने अपना राज्य कायम करने के लिए जुझोती की शान को बनाए रखने की काफ़ी चेष्टा भी की। प्रदेश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने घोर प्रयत्न किए और बड़े बड़े बलिदान भी। बुंदेलखंड की वर्तमान हिंदू जनता में जो प्राचीन हिंदुत्व शेष है, उसकी रक्षा का जो अधिकांश श्रेय है वो बुंदेलों को ही जाता है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं बुंदेलखंड की, तो यमुना, नर्मदा, चंबल, बेतवा, धसान, केन और टोंस नदियों से घिरे हुए ये भाग बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से जनसाधारण में बुंदेलखंड की सीमाओं के रूप में एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार से है। इत जमुना उत नर्मदा उत चंबल उत टोंस। इत जमुना उत नर्मदा उत चंबल उत टोंस, 36 साल सो लरन की रही न काहू घोंस। माने जो बुंदेलखंड के लोग हैं, उनके आसपास क्षेत्रीयता से देखा जाए, भौगोलिक क्षेत्रीयता से, तो नदियां रहीं और उनके वो पूरी तरीके से कहना चाहिए संपन्न रहे भौगोलिक तरीके से। इसलिए उन्होंने 36 साल सो लड़न की। 36 साल, जिस तरह से वीर 36 साल कोई बात हो जाए तो लड़ने के लिए तैयार रहते थे, किसी की हौस किसी की धौंस सहने वाले बुंदेलखंडी नहीं रहे। यहाँ पे यह सीमाएं बुंदेली केसरी छत्रसाल के राज्य की और उनके प्रभाव क्षेत्र की रही होंगी शायद। रहन सहन, आचार विचार, बोली बानी आदि की दृष्टि से थोड़े हेर फेर के साथ बुंदेलखंड की ये सीमाएं प्राचीन समय से ही हैं। बुंदेलखंड की उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं के संबंध में अधिक विवाद नहीं है, परंतु पश्चिमी सीमा के विषय में कुछ मतभेद भी है। कनिंघम ने उसे बेतवा तक और दीवान मजबूत सिंह ने मालवा में काली सिंध तक माना है। चंदेल राज धंगदेव के शासनकाल में ग्वालियर का भूभाग इस प्रदेश में सम्मिलित था। बुंदेलखंड की सीमाओं से भी उल्लेखित एक कविता सुप्रसिद्ध है, देखिए। खजुराहो देवगढ़ का दुनिया भर में बखान है। खजुराहो देवगढ़ का दुनिया भर में बखान है। पत्थर की मूर्तियों को मानो मिल गए हैं प्राण हैं। पत्थर की मूर्तियों को मानो मिल गए प्राण हैं। चंदेरी ग्वालियर की ऐतिहासिक कीर्ति छटा, तीर्थ, अमरकंटक, चित्रकूट, बालाजी महान है। सोनागिरी, पावागिरी, पपौरा के धर्म स्थल, अपने धर्म संस्कृति पर हमको भारी घमंड। जय जय भारत अखंड, जय जय बुंदेलखंड। अतएव बुंदेलखंड की जो सीमाएं हैं वो किस तरह से मान सकते हैं हम, देखिए। पूर्व में टोंस और सोन नदियाँ अथवा बघेलखंड या रीवा है। यह क्षेत्र बनारस के निकट बुंदेला नाले तक चला जाता है। बनारस जो है उसके निकट जो बुंदेली नाला है वहाँ तक चला जाता है। पश्चिम की यदि हम बात करें तो बेतवा, सिंध, चंबल नदियाँ, विंध्याचल श्रेणी तथा मालवा, ग्वालियर और भोपाल राज्य है। पूर्वी मालवा इसी में आता है, ये पश्चिम का भाग है। उत्तर की दिशा की यदि हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यमुना, गंगा नदियों अथवा इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर तथा बनारस जिले हैं। दक्षिण की बात हम करते हैं तो नर्मदा नदी और मालवा नदी दोनों ही नदियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। समय समय पर ये सीमाएं घटती बढ़ती रही हैं, इसलिए छत्रसाल कालीन बुंदेलखंड की सीमाओं का उल्लेख हमें जो मिलता है, ये डॉक्टर मनु जी श्रीवास्तव जी ने जो उल्लेख किया है वो इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर तथा आज के मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा,
शिवनी, बालाघाट, मंडला, विदिशा, रायसेन, गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिले इसकी सीमाओं में आते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें बुंदेलखंड का, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये सीमाएं न्याय संगत ठहरती हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास नामक जो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में वो कहते हैं कि बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। शुद्ध रूप में यह जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, शिवनी तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से है बच्चों। इसके कई मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा के कुछ भागों में पाई जाती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के उपयुक्त विवरण से यह साम्य रखता हुआ विवरण बाबू श्याम सुंदर दास भी कहते हैं। उन बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान में लिखा है। वे लिखते हैं, यह बुंदेलखंड की भाषा है और ब्रज भाषा के क्षेत्र के दक्षिण में बोली जाती है। शुद्ध रूप में यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, शिवनी तथा होशंगाबाद इसके कई मिश्रित रूप मिलते हैं। दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार अगर हम बुंदेलखंडी भाषा बोली बोलने वालों की बात करते हैं, तो आज इस समय 2,50,00,000 के लगभग यह लोगों के द्वारा बोली जाती है। एक विस्तृत भूभाग में यह बोली बोली जाती है। बुंदेली के उन्नायक कवि डॉक्टर हरगोविंद सिंह अपने बुंदेली काव्य की भूमिका में लिखते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि आज राष्ट्रभाषा हिंदी के विशाल वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए उसकी जड़ों को समुचित मात्रा में खाद पानी मिलना नितांत आवश्यक है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर जनमानस में स्थापित विभिन्न लोक भाषाएं ही इसकी मुख्य जड़ें हैं। इन्हीं के द्वारा हमारे इस राष्ट्रीय भाषा वृक्ष को दृढ़ आधार तथा पोषक तत्व प्राप्त होंगे। भारत में 80% जनता ग्रामों में निवास करती है, इसलिए इसे ग्रामों को देश कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ग्रामों का देश कहा जाता है। इस आधार पर जब हम यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि ग्रामों की समृद्धि में ही राष्ट्र की समृद्धि है। आप देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री से लेकर के पिछले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी हम पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं, तो ग्रामों की समृद्धि के लिए कुछ ना कुछ वो योजना बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं ताकि हमारे ग्राम का विकास हो सके, क्योंकि ग्राम का विकास ही हमारे देश का विकास है। कहने की यह आवश्यकता नहीं होगी कि लोक भाषा बुंदेली भी हिंदी की प्रमुख जड़ों में से एक है। मतलब हिंदी की जो जड़ है, हिंदी भाषा का जो पौधा लगा हुआ है, उसकी एक जो जड़ है वो बुंदेली भाषा है। बुंदेली सृजन के आरंभिक काल का उल्लेख करते हुए डॉक्टर हरगोविंद सिंह ने अत्यंत मौलिक और सारभूत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनकी स्थापनाएं वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण भी हैं। काव्य परंपरा और बुंदेली शीर्षक जो उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं कि हिंदी क्षेत्र की सभी 17 लोक भाषाओं का जन्म, जितने भी हिंदी क्षेत्र की 17 लोक भाषाएं हैं, उनका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था, परंतु इनके समय प्रचलित नाम अधिक प्राचीन नहीं है। बोलचाल के लिए आम जनता में प्रचलित भाषाओं बोलियों को भारतीय परंपरा में केवल भाषा कहा जाता है। संस्कृत से अगर हम इसकी तुलना करें तो कबीर वाणी में इस प्रकार से कहा गया है, संस्कृत है कूपजल, भाषा बहता नदी। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की अवधि को भाषा ही कहा था। मतलब जो बोली है, बोली उसको पहले भाषा के नाम से जाना जाता था। भाषा
आज अगर हम भाषा की बात करें तो उसका स्वरूप बड़ा होता, बोली का छोटा होता, परंतु यहाँ भाषा से उल्लेख उस बोली से है। आचार्य केशवदास जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और पड़ोसी कह सकते हैं आप, ओरछा के रहने वाले हैं। 16वीं शताब्दी में उन्होंने जो संस्कृत की वजह जो मजबूरी के काव्य सृजन के लिए ब्रजी ग्रहण करते हुए उन्होंने उसको भाषा कहा। वो कहते हैं, भाषा बोल न जान ही जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। हिंदी क्षेत्र की इन लोक भाषाओं में से ब्रजी, अवधी और मैथिली ये 3 ही साहित्यिक दृष्टि से संपन्न हैं। ब्रज भाषा, अवधी भाषा और मैथिली ये तीनों साहित्यिक दृष्टि से संपन्न हैं। शेष में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में ही मिलता है, मतलब थोड़ा मिलता है, किंतु लिखित साहित्य का पता नहीं चलता। बुंदेली की जो बनाफरी उपबोली है उसमें जनकवि जगनिक ने 12वीं शताब्दी में इस प्रसिद्ध वीर काव्य की रचना जो आला नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे। आला खंड में जो इन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि यह लिखित काव्य नहीं है आला, लेकिन अलहतों के बीच मात्र कर्ण परंपरा के द्वारा ये जीवित चला आ रहा है। गायन परंपरा में आला काव्य गाया जाता है और इसी से यह जीवित है। ऐसी स्थिति है, इसके मूल रूप की पहचान कर पाना अत्यंत ही दुष्कर है। फिर भी इतना तो निर्विवाद है ही कि यह हिंदी क्षेत्र की सशक्त और प्राणवान कृतियों में से एक है। सबसे अधिक प्राचीन और लोकप्रिय कृति की अगर हम बात करते हैं तो जयजाग भुक्ति नाम से प्रसिद्ध बुंदेलखंड की यह भूमि सदैव वीरत्व का उत्सव मनाती रही है। निश्चय ही जगनिक के आगे पीछे यहाँ बुंदेली में और भी वीर गाथाएँ लिखी गई, परंतु ये आला की भांति कोई स्थान न पा सकी, इसलिए विलुप्त हो गई। आला खंड में जो कवि जगनिक के आला ने जो स्थान पाया है वो वास्तव में बुंदेलखंड की संस्कृति को वो स्थान किसी को नहीं मिला। आज भी आप देखिएगा फागें गाई जाती हैं कवि ईश्वरी की, आला खंड गाया जाता है वीरता के लिए भी, और कहीं आला खंड से बुंदेलखंड की पहचान है। बुंदेली भाषा क्षेत्र के साहित्य सृजन में ब्रजभाषा का यह जो बोलबाला था इस देश की धर्म प्राण भावना के सर्वथा अनुकूल था। किंतु यदि इससे यह कोई निष्कर्ष निकालने लगे कि इस अवधि में बुंदेली का अस्तित्व ही नहीं था अथवा उसमें काव्य भाषा बनने की क्षमता ही नहीं थी, तो इसे हास्यास्पद ही माना जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी इस 20वीं शताब्दी में राष्ट्रकवि जी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने जिस निष्ठा के साथ मानक हिंदी को समृद्ध किया वह सर्वविदित है। आप सब जानते हैं गांधी आंदोलन चल रहा था, देश के लिए भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और भाषा का भी एक अलग आंदोलन चल रहा था, इसमें इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे मानक हिंदी के रूप में समृद्ध किया। अपनी लेखनी चला करके वो प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। राष्ट्र के प्रति उन्होंने ऐसी लेखनी चलाई कि पहला राष्ट्रीय कवि उन्हीं को शिरोमणि हुए और उनके ही सिर पे ये मणि रखी गई पहले राष्ट्रीय कवि की। तो जगनिक के पश्चात अगर हम विशुद्ध बुंदेली के प्रमाणिक कवि के रूप की बात करें, पहले तो जगनिक आते हैं कवि, महाकवि जगनिक। इसके बाद जो आते हैं वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविवर ईश्वरी आते हैं। तब क्या इस 700 साल के अंतराल में कुछ भी सृजन बुंदेली में नहीं हुआ? कवि जगनिक और ईश्वरी के बीच में पूरे 700 वर्षों का अंतराल है। तो ये प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसा इसके बीच में क्या बुंदेली काव्य सृजन हुआ ही नहीं है? इस अवधि में और ब्रजी सरीखा जो लिखित साहित्य है उसमें नागर साहित्य बुंदेली में भले ही न रचा गया हो, परंतु प्रकृति के गान लोक में बुंदेली का हमेशा बोलबाला रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लिखित रूप में सृजित न हो पाई हो, परंतु लौकिक रूप में मौखिक रूप में लोगों के बीच में ये रही है। वैसे ईश्वरी से पूर्व भी कुंडलियाँ आदि छंदों में ठेठ बुंदेली रचनाएं लिखी जाती रही हैं। इसके प्रमाण अभी यत्र तत्र हमें देखने को मिल जाते हैं। एक उदाहरण सरीला रियासत के लाला गुरदेव की कविताओं पीढ़ी के साथ सारी सामग्री काल के गहर में विलीन होती गई और बची खुची की दिशा भी उसी ओर है।
यानी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परेशान ना हो कि मैडम कितना डिटेल से बता रही हैं, क्योंकि जब तक आप बुंदेली को सामान्य रूप में नहीं जानेंगे, उसे समझेंगे नहीं, मेरी वीडियो को देख करके आप सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो सीधे सीधे रट करके जाना ये आवश्यक नहीं है कि वही चीज़ जो क्वेश्चंस आप करके जाओ वो क्वेश्चंस ही आपके समक्ष आ जाए। आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं। आपको बुंदेली की का हमेशा ज्ञान होना चाहिए, आपको इसकी संस्कृति से परिचित होना चाहिए। और मैं अपने इस वीडियो के द्वारा ही मेरी कोशिश है कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, कम से कम वो अपनी संस्कृति से तो भली भांति परिचित हो ही जाएं। तो ईश्वरी, ख्याली राम और गंगाधर ये बुंदेल फाग के त्रिरत्न कहे जाते हैं। इन लोगों ने जो फाग नामक जो छंद दिया है बुंदेली भाषा में, वो अतुलनीय है, सराहनीय है। डॉक्टर हरगोविंद सिंह के उपर्युक्त गवेषणा विश्लेषण से यह प्रसिद्ध है कि बुंदेली काल की परंपरा जनकवि जगने की बनाफरी से आरंभ होती है और लोक कवि ईश्वरी, ख्याली राम तथा गंगाधर की प्रवृत्ति से होती हुई निरंतर प्रवाहमान है। हमारे देश में लोक साहित्य, लोक भाषा और लोक प्रथाओं का अध्ययन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईसाई मिशनरियों तथा अंग्रेज अधिकारियों ने आरंभ किया था। ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजों ने आरंभ तो किया था। ये लोग यूरोप के उन देशों के निवासी थे जहां मध्य वर्ग का उदय और राष्ट्रीयता की जागृति बहुत पहले आ चुकी थी। इसलिए लोक साहित्य और लोक भाषाओं का अध्ययन भी वहां लगभग 1.5 शताब्दी पहले ही प्रारंभ हो चुका था। परंतु इन पाश्चात्य व्यक्तियों द्वारा किया गया उक्त कार्य एक प्रकार से संग्रहालय की वस्तु ही रहा। मतलब संग्रहालय में उसको रख दिया गया और बहुत कम लोग हैं जो संग्रहालय से उसको निकाल करके पढ़ते रहे हों। बुंदेलखंड में ओरछा नरेश श्री वीर सिंह जूदेव हैं। उनके संरक्षण में कुंडलेश्वर टीकमगढ़, कुंडलेश्वर का प्राचीन नाम टीकमगढ़, वो आधुनिक नाम टीकमगढ़ है और प्राचीन नाम कुंडेश्वर है, वो साहित्यिक केंद्र बना। सन 1940 में श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने वहाँ की वीरेंद्र केशव साहित्यिक परिषद की ओर से मधुकर नामक पाक्षिक पत्र निकाला। कौन सा पत्र निकाला बच्चों? मधुकर। इस पत्र ने अपने 5 वर्ष के जीवन काल में बुंदेली लोक साहित्य के विविध अंगों की प्रचुर सामग्री एकत्रित कर ली। इन्हीं दिनों टीकमगढ़ के कुछ विद्वानों के सहयोग से लोक वार्ता परिषद की भी स्थापना हुई। श्री कृष्णानंद गुप्त ने लोक वार्ता नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। 3 माह में निकलने वाली पत्रिका त्रैमासिक, उसका संपादन उन्होंने किया। इन दोनों पत्रिकाओं ने हिंदी क्षेत्र में लोक भाषा और लोक साहित्य के प्रति लगाव उत्पन्न करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया। नवजागरण की इस लहर ने छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बुंदेली आदि सभी लोक भाषाओं को प्रोत्साहित किया और उनमें काव्य सृजन होने लगा। प्रारंभ में कुछ लोगों को भय था कि इस नई प्रवृत्ति से मानक हिंदी की प्रगति में बाधा होगी, परंतु उनकी शंकाएं निर्मूल ही सिद्ध हुई। सन 1944 में रमई काका के प्रथम कविता संकलन बौछार की भूमिका में डॉक्टर राम विलास शर्मा जी लिखते हैं, देखिए, ग्रामीण भाषाओं में सुंदर कविता हो सकती है, यह संभावना आज सत्य बनकर हमारे सामने आ गई है। यही नहीं, ग्रामीण भाषाओं में जिस कोटि की व्यंजना संभव है वह खड़ी बोली में अभी सुलभ नहीं है। इन कविताओं को पढ़ने से पता लगता है कि हमारी उपभाषाओं में सैकड़ों ऐसे शब्द भरे पड़े हैं जिन्हें अपनाने से ही हिंदी की समृद्धि होगी। आप सभी जानते हैं कि हिंदी के शब्दों को यदि हम उठा करके देखें तो एक पर्टिकुलर भाषा नहीं है हिंदी। हिंदी में बहुत सी भाषाओं के शब्दों का समावेश है। प्रमुख भाषा विज्ञानी और बुंदेली के विशेषज्ञ प्रोफेसर कांति कुमार जैन के संपादन में ईस्वी के अंकों में बुंदेली साहित्य की अमूल धरोहर को समाविष्ट किया गया। डॉक्टर बलभद्र तिवारी तथा सागर विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान आचार्यों ने बुंदेली का ध्वज सदैव से ही ऊंचा रखा है। इस विश्वविद्यालय के
हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश आचार्य तथा अन्य सहयोगी शिक्षकों ने बुंदेली के उचित पठन पाठन और अन्वेषण हेतु नवीन नवीन प्रयोग किए, जिनसे बुंदेली के विकास और संवर्धन में पर्याप्त सहायता मिली है। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त ने मामूलिया त्रैमासिक शोध पत्रिका के माध्यम से बुंदेली संस्कृति के गौरव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मामूलिया के प्रायः सभी अंक शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। संप्रति बुंदेली के संवर्धन हेतु अन्य संस्थाएं एवं संगठन कार्यरत हैं, जिनमें अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद कार्यरत है। ये बेटा मैं आप लोगों को बुंदेलखंड की जो बुंदेली भाषा है उसकी विकास यात्रा पर प्रकाश डाल रही हूँ कि बुंदेलखंड में बुंदेली कहाँ से आई, कैसे उसका विकास हुआ। आप लोगों को अवश्य लग रहा होगा कि मैडम बहुत विषय में कुछ ज़्यादा ही गहन वो करा रही हैं अध्ययन, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। आगे चल के आप लोग भावी पीढ़ी के भावी शिक्षक बनोगे तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लोग बहुत बड़ी बड़ी फील्ड में पहुंचोगे। आपके भविष्य में कभी ऐसा आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है जिसमें हिंदी साहित्य आता है या बुंदेली साहित्य आता है विशेष तौर से, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। बुंदेलखंड शोध संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में स्थापित है और वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थापित है। इस प्रकार से जितने भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं उन सभी संस्थाओं का उद्देश्य यही रहा है कि बुंदेलखंड की जो विकास यात्रा है उसको लंबी रखें। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं यहीं पे इसको विराम देती हूँ। अगली वीडियो में बुंदेली भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में और व्याकरणिक विशेषताओं से बताते हुए जो परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं उसको मैं आपको लिखवा दूंगी, PDF के फॉर्म में भी बाद में भेज दूंगी। अभी आप वीडियो से उसको क्लियर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद।